Hello everyone. Now today in this session we are going to discuss about we are going to start with the first chapter, that is electrostatic, and in this chapter we are going to discuss about the types of charges and about the Coulomb's law. So before starting, let me explain you what do you mean by electrostatic. Electrostatic, the word electrostatic means के the electrical energy which is not in motion, means के electrical energy तो है but it is stored in the body in a form of a electrical potential energy. Electrical potential energy की form में कहाँ है? Body में stored है. So when we when we go little bit deep inside this, so we come to know that there are two types of charges. एक तो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, एंड द सेकंड वन इज द नेगेटिव चार्ज. अब पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया, नेगेटिव चार्ज कैसे आ गया, या हाउ डज द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज टेक प्लेस, या हाउ डज द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज टेक प्लेस. सो फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर मुझे देखना पड़ेगा. सो फॉर दैट let us, we are having an atom. एक एटम है मेरे पास, से एटम है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस भी होगा उसका. से दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एंड इस न्यूक्लियस में वी नो कि देयर इज अ प्रोटॉन. प्रोटॉन है और कौन है? न्यूट्रॉन है. प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है? प्रोटॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल. इट डोंट हैव एनी चार्ज, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है. बट प्रोटॉन के बारे में अगर हम लोग देखें तो प्रोटॉन के ऊपर एक चार्ज है, और कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है. सो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस. इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं. डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं. जैसे जैसे करके न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस इंक्रीज होगा, वैसे वैसे करके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द नेगेटिव चार्ज एंड द प्रोटॉन कीप्स ऑन डिक्रीज. जैसे जैसे करके आप दूर जा रहे हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो लास्ट ऑर्बिट में जब हम लोग पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस के साथ बहुत वीक होगा, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है किसी बॉडी को कंडक्टर बनाने के लिए या किसी बॉडी को इंसुलेटर बनाने के लिए. होता क्या है कि व्हेन वी से बॉडी क्या है? कंडक्टर है. तो कंडक्टर मींस के उसमें जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मींस के दे कीप्स ऑन मूविंग. फ्री है, थोड़ा सा फोर्स लगेगा बॉडी सरफेस के अंदर, आराम से मूवमेंट करते रहेंगे, आराम से मूव करते रहेंगे. ओके, सो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग चार्ज. चार्ज को कैरी करने में बॉडी की हेल्प करते हैं. तो जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बॉडी क्या हो जाएगी? उतना ही अच्छा कंडक्टर हो जाएगी. जितने कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बॉडी क्या हो जाएगी? बॉडी में भी सेमी कंडक्टर बिल्कुल नहीं होंगे तो बॉडी क्या हो जाएगी? इंसुलेटेड हो जाएगी. सो अब होता क्या है बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, व्हेन वी रब अ बॉडी, जब हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, तो रब करना मींस के वी आर गिविंग एनर्जी. ओके, हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बॉडी में एनर्जी दे रहे हैं. सो ड्यू टू दिस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे बिकम एक्साइटेड. तो ये एक्साइटेड हो जाएंगे, इनकी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज करेगी. और जब इनकी एनर्जी इंक्रीज करेगी तो ये कैपेबल होंगे अपने शेल से बाहर जाने के. मींस कि अपना शेल छोड़ के, जो इनका ऑर्बिट है उसको छोड़ के दूसरी बॉडी में चले जाएंगे. और अगर ये ज्यादा पावरफुल है तो दूसरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को ग्रैब कर लेंगे, मींस कि इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेंगे. सो इन दिस वे क्या होता है कि दे आर द मोमेंटरी इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं. एक बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी में चले जाएंगे, या दूसरी बॉडी से फर्स्ट वाली बॉडी में आ जाएंगे. होता क्या है एटम के अंदर? एटम को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है? दे आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट. मींस के दोनों बराबर हैं. जितना पॉजिटिव चार्ज है बॉडी के पास, उतना ही क्या है? नेगेटिव चार्ज भी है. जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा. दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और एटम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा. लेकिन ये जो बैलेंसिंग कंडीशन है, जब ये ब्रेक होगी, मींस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज या डिक्रीज करें, क्योंकि ये प्रोटॉन तो मूव नहीं कर सकता. जब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, उस कंडीशन में बॉडी के ऊपर एक चार्ज आएगा.
इफ सपोज बॉडी के पास 10 प्रोटॉन थे, बॉडी के पास 10 प्रोटॉन थे, और तो इट मींस के बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स भी 10 ही होंगे। बॉडी ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए, ग्रेटर हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो बॉडी के ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है एज कम्पेयर टू द नेगेटिव चार्ज। इस कंडीशन में एटम को या बॉडी को ये जो पॉजिटिव चार्ज है डोमिनेट करेगा, एंड वी कैन से कि बॉडी क्या हो गई है, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, 10 थे, 10 ने 12 कर दिया, अपना 12 कर दिया, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, बॉडी पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज। इस कंडीशन में जो नेगेटिव चार्ज है ये बॉडी को क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, और बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। वी नो कि जो लाइक चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्ज रिपेल्स ईच अदर, प्रोटॉन प्रोटॉन को क्लोज लेके आओगे तो वो रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, बट न्यूक्लियस में प्रोटॉन लाइक चार्ज है, बट दे लिव टुगेदर, वहां पे दोनों अंदर एक साथ रह रहे हैं, प्रोटॉन। तो इट मींस के रिपल्सिव फोर्स तो एक्ट कर रही है वहां पर, बट उस फोर्स को उस एनर्जी उस रिपल्सिव फोर्स को बाइंड अप करने के लिए there is another force which is acting here, that is called the binding energy, और वो उस एनर्जी इन प्रोटॉन को एक दूसरे के साथ क्लोज रखती है। सो 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। आफ्टर दिस अगर एक बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है तो दूसरी बॉडी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। एक लूज करने वाली बॉडी है तो दूसरी गेन करने वाली भी होनी वहां पे जरूरी है। तो क्या होता है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, ओके, आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज है वो क्या होता है, चार्ज रिमेन कंजर्व मींस के कंजर्व रहेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो कहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, दैट मींस पूरे के पूरी सिस्टम का जो नंबर ऑफ चार्ज है, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो क्या है, कंजर्व है। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ, जैसे एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ है वैसे ही ये है कि एनर्जी का क्या है कि दैट एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ऐसे ही यहाँ पर भी है, चार्ज क्या कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, बट पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व है, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आफ्टर दिस वी आर हैविंग अ क्वांटामाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटामाइजेशन ऑफ चार्ज मींस व्हाट, कि कभी भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स खुद में ही इतना छोटा पार्टिकल है कि उसको मैं आधा ब्रेक करके ट्रांसफर नहीं कर सकता। जब भी जाएगा पूरा का पूरा एक साथ जाएगा, मींस के एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ट्रांसफर होगा, या एक इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कभी भी वो फ्रैक्शन में दूसरी बॉडी के पास नहीं जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द क्वांटामाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, आफ्टर दिस जो हमारे ये पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स हैं, इस चार्ज पार्टिकल पे हम लोगों ने देयर इज अ लॉ which is given by the coulombs। एक लॉ दिया है, किसने दिया है, coulombs ने एक लॉ दिया है on the basis of these point charge particle। जो पॉइंट चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर एक लॉ हम लोगों के पास है। so let us discuss about that law। so according to this law, ये लॉ आपको क्या बोल रहा है कि सपोज आपके पास 2 चार्ज हैं, एक चार्ज Q1 है से दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है से इट इज R। So according to Coulomb's law, Coulomb's ने क्या कहा कि according to him कि the force acting between them, attractive हो या repulsive हो, वो बात की कहानी है। attractive हो, attractive कब होगी, जब ये प्लस होगा ये माइनस होगा तो attractive force लगेगी, लेकिन अगर ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो repulsive force होगी। ठीक है, वो हमें अभी फिलहाल उसको अभी नहीं देख रहे हैं, सिंपली वी आर फाइंडिंग द फोर्स की फोर्स कितनी होगी, that we are going to see। so F is directly proportional to the product of the mass, product of the charge। जो चार्ज है दोनों, it is directly proportional to the product of them, and जो फोर्स है it is inversely proportional to the square of distance। so this is the law which is given by Coulomb। Coulomb ने ये लॉ दिया है आपको
इस लॉ के बेस पे मैं एफ निकाल देता हूं, तो एफ कितनी आ जाएगी, एफ विल बी इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ऑब्वियसली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो देन वी हैव टू पुट अ कांस्टेंट, कांस्टेंट पुट किया तो क्या कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज योर कूलम्स लॉ, और वी कैन से दिस इज द फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स ने क्या कहा, कूलम्स ने ये कहा कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रोडक्ट ऑफ द मास के, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके, दोनों को कंबाइन किया तो दिस वी आर गेटिंग। तो यहाँ पे जो 1/4 पाई है इसकी जो वैल्यू है फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज 9 into 10 की पावर 9। व्हाट अबाउट द यूनिट, यूनिट भी चेक कर लेते हैं इसका, द यूनिट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यहां से यूनिट निकल जाएगा इसका, दिस इज द यूनिट। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं एप्सिलॉन 0 की वैल्यू। सो वी हैव, मेरे पास क्या है, मेरे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू है इट इज 9 into 10 की पावर 9। सो यहीं से मैं क्या करता हूं, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू निकालता हूं। एप्सिलॉन 0 है क्या, वैसे एप्सिलॉन 0 है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, तो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस की वैल्यू निकाल रहे हैं, डायमेंशन चेक कर लेंगे इसका। सो वी गेट एप्सिलॉन 0 इक्वल्स टू 1/9 into 10 की पावर 9 into 4 पाई, 4 पाई की वैल्यू पुट अप कर दो। ओके, सो यूनिट भी चेक कर लेते हैं इसका, द यूनिट विल बी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, सो दिस इज द यूनिट। सो एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू आएगी इट विल बी 8.85 into 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। If we go for the dimension of this, dimension भी इसकी निकालना चाहें तो we can find out the dimension from here, यही से इसकी dimension भी हम लोग निकाल सकते हैं। So we have F equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। So if I want to find out the dimension, इसकी dimension अगर मैं निकालूं एप्सिलॉन 0 की, तो देन वी कैन से कि एप्सिलॉन 0 क्या आ रहा है, यूनिटी को चेक कर लो, इसके यूनिट क्या है इसका, कूलम स्क्वायर है, न्यूटन है पर न्यूटन है, मीटर स्क्वायर है, सो कूलम मींस IT का स्क्वायर लिख देंगे। फोर्स की डायमेंशन वी आर हैविंग MLT -2, मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया L2, AI का मतलब A हो गया का स्क्वायर हो गया, T मींस T का स्क्वायर हो गया, एंड MLT -2 L2 ठीक से करके लिख दो इसको। तो वी गेट A का 2 ऊपर जाएगा, T की पावर 4 हो जाएगा, एंड M आ जाएगा, एंड देन वी हैव L का 2, L का -2, सॉरी L की पावर -2, और एक ये है तो L की पावर कितना हो जाएगा, -3। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ दिस एप्सिलॉन 0। अब आगे चलते हैं, डायमेंशन के बाद चेक करते हैं, लेट अस चेक डायमेंशन। वी हैव फाइंड इट आउट, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू निकाल दी मैंने। सो नाउ आफ्टर दिस कूलम्स लॉ भी हो गया, इसकी वेक्टर फॉर्म देखते हैं कूलम्स लॉ की, वेक्टर फॉर्म में हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, फिर इसको कंपेयर करेंगे ग्रेविटेशनल लॉ से। सो लेट अस फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर, लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। सो वेक्टर फॉर्म में सपोज एक चार्ज है ये मेरे पास से Q है, एंड एक ये है, इसका जो यूनिट वेक्टर है से ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर है से R12 है, इसका जो यूनिट वेक्टर है कितना है से R21 है। सो फोर्स निकाल रहा हूं मैं, फोर्स F वेक्टर है, तो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, से इट इज R, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन कितना, R स्क्वायर, अगर ये 21 है सो R21 का कैप हो गया, ओके। एंड सिमिलरली अगर F12 निकालूंगा तो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R12 का कैप।
नाउ दिस कैप, ये कैप क्या है? इट इज द यूनिट वेक्टर। ओके, इसकी जो वैल्यू है आर, कैप की जो वैल्यू है इट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर अपॉन आर, वी कैन पुट इट हियर, यहाँ पे पुट अप कर सकते हो। तो R21 जो भी है, R21 या R12 whatever it is, it will be equals to 1/4 pi epsilon 0 and R upon R का क्यूब। So this is the vector form of Coulomb's law। ये Coulomb's law की क्या आ गई है? वेक्टर फॉर्म आ गई है। इस तरह से हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, नाउ इस कूलम्स लॉ को अगर मैं कंपेयर करूं किससे? न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ से। सो लेट अस कंपेयर। एक तो क्या है मेरे पास? कूलम्स का लॉ है, और दूसरा कौन है? ग्रेविटेशनल का लॉ है। ओके, कूलम्स लॉ से फोर्स निकल रही है। कैसी फोर्स निकल रही है? इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। कितनी आ रही है वैल्यू उसकी? इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। ग्रेविटेशनल लॉ क्या दे रहा है? ग्रेविटेशनल लॉ गिव्स मी द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या ग्रेविटेशनल फोर्स को दे रहा है G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, दिस गिव्स अस द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या दे रहा है हमें? दिस गिव्स अस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वी कैन सी या इलेक्ट्रिकल फोर्स को दे रहा है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगी एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होगी। इसकी जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिकल फोर्स की, इट इज मच मोर एज कंपेयर टू दिस। तीसरा जो कूलम्स लॉ है, यहाँ कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स निकल रही है, इट विल बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से देयर इज अ लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। यहाँ पे जो फोर्स निकलेगी वो क्या होगी? हमेशा अट्रैक्टिव होगी। यहाँ पे जो फोर्स आएगी इट विल बी अट्रैक्टिव और एज वेल एज रिपल्सिव। अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स निकलेगी हमेशा क्या होगी? वो अट्रैक्टिव होगी, क्योंकि मास क्या होता है? हमेशा एक जैसा ही होता है, एक तरह का ही मास होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो फोर्स आएगी इट विल बी ऑलवेज अट्रैक्टिव। दोनों के दोनों जो लॉज हैं क्या है? दे आर इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ है। 1/r स्क्वायर 1/r स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन दैट। ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं? उनको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दिस अगर आगे चले तो वी हैव डन द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Okay, due to the continuous charge distribution से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा वो कैसे निकलेगा और कितना आएगा। अब सबसे पहले तो बात क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे किसकी? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज ले लिया, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया, वी आर डिस्कसिंग लाइक दैट। बट अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कैसे? लेंथ वाइज। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कैसे? एरिया वाइज। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कैसे? वॉल्यूम वाइज। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक हो गया आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब चार्ज को आप लीनियर वाइज यानी कि लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक हो जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो कैसा होगा? दैट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। थर्ड हो जाएगा आपके पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे जो चार्ज है वो वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो लीनियर चार्ज की जब हम लोग बात करेंगे तो इन दैट केस वी टॉक अबाउट द लीनियर डेंसिटी। ओके, लीनियर डेंसिटी की बात करेंगे हम लोग। when we talk about surface charge, then we talk about the surface charge density, and when we talk about volume, then we talk about the volume charge density. So in this way let us find the electric field intensity. सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है? इट इज नथिंग बट E इक्वल्स टू F अपॉन Q। ओके, F अपॉन Q, दैट मींस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट चार्ज। एक फोर्स एक्ट कर रही है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रही है तो इंटेंसिटी तो क्रिएट होगी ही, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, और इन अदर वर्ड्स वी कैन कॉल इट द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज है, चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। चार्ज क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। सो
दैट फील्ड इज कॉल्ड द इंटेंसिटी। उसको क्या बोलते हैं आप? इंटेंसिटी बोलते हैं। मुझे करना क्या है? इंटेंसिटी निकालनी है। जब चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लेंथ वाइज जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सपोज ये आपका लेंथ वाइज मैंने यहाँ पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द चार्ज लेंथ वाइज। अब जब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, इंटेंसिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स निकालना पड़ेगा, फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। कहां पे? सपोज एक पॉइंट ले लो, यहीं पर इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं और इस पॉइंट पे आपने चार्ज क्यू रख दिया है। इसकी छोटा सा इसका एक पार्ट ले लिया मैंने, से डेल एल लेंथ का एक पार्ट ले लिया, इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? से इट इज डी क्यू है। तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी को देखते हैं कितनी हो जाएगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय लैम्डा, इट इज डी क्यू, इट इज डी क्यू अपॉन डी एल। तो यहां से डी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? लैम्डा डी एल। सो नाउ फोर्स मुझे पता है क्या होता है, 1 अपॉन कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एंड डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है? से इट इज आर। सो ये क्या हो गया आपका? आर स्क्वायर। सो एफ इक्वल्स टू, या नॉट एफ, अब एफ तो निकाल दिया है मैंने, मैं ई लिख रहा हूं डायरेक्टली। सो ई इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और एक क्यू कौन से वाला? ये वाला क्यू आ गया। इस क्यू से ये क्यू कैंसिल हो गया। सो ई इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ओके, नाउ डी क्यू की वैल्यू कितनी है? द वैल्यू ऑफ डी क्यू इज लैम्डा डी एल। सो लैम्डा डी एल पुट अप कर दो। सो ई इक्वल्स टू कितना आ गया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड हाउ मच? इट इज lambda dl upon r square. So this is the electric field intensity when charge is linearly distributed. ऐसे ही चार्ज अगर सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दैट मींस वी हैव टू फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी फर्स्ट। सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया क्यू, यहाँ पे मैंने क्या किया? वी हैव पुट द चार्ज, और यहाँ पे जो चार्ज है आपका से इट इज डी क्यू। ओके, छोटा सा पार्ट लिया डीए का, डीए एरिया का, उस पे चार्ज कितना है? डी क्यू है। तो लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी फर्स्ट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? इट इज सिग्मा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एस। सो डी क्यू विल बी इक्वल्स टू सिग्मा डी एस। सो इंटेंसिटी इट विल बी हाउ मच? फोर्स निकाल दोगे पहले, इट विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हट जाएगा, सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे ही आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। सिंपली क्या होगा? आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल